हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके पार्ट 2 के साथ आए हैं यूनिट 1 के। इससे पहले वाले पार्ट्स को जिसने नहीं देखा है प्लीज़ देख लेना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना आपका वो डेवलप हो गया था वहाँ पे, जहाँ पे हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग को और नेचर को कवर किया है। ठीक है, तो प्लीज़ उसको देख के आना। और आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और वो क्या है आपका, वो है आपका स्कोप और माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो ये हम देखेंगे, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे ना वो यहीं से बनेंगे यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में आपका मोस्टली है ये थ्योरी पूरा बेसिक डेवलप की जा रही है, फाउंडेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्कोप के साथ। इससे पहले हमने देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ही हेल्पफुल है बिजनेस के लिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करके बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बिजनेस के लेते हैं, लॉजिकली लेते हैं। कोई भी बिजनेसमैन गेस वर्क नहीं करेगा, है ना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या स्कोप है। अब बताओ, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप क्या है। स्कोप मतलब एरिया या कवरेज, कहाँ कहाँ हम बिजनेस में इसके इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। बिजनेस को कितने डिसीजन लेने होते हैं, एक दिन में कितने डिसीजन लेता है बताओ। हम बहुत सारे लेता है, लाइक ये डिसाइड करना है कितना प्रोड्यूस करना है, कितने लोग की डिमांड है ये पता लगाना, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, प्राइस क्या रखे, प्रॉफिट कितना चाहिए, ये सारे डिसीजन तो उसको लेने ही होते हैं। तो इन सारे एरिया में तुम्हारा क्या होता है, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। तो ये क्या है, स्कोप है ना, कि कहाँ कहाँ बिजनेस में इकोनॉमिक प्रिंसिपल का यूज करेंगे इन ऑल द डे टू डे डिसीजन ऑफ बिजनेस। सो फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर डिमांड। एक बिजनेस को क्या समझ रहा होता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है। मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो मेरे माइंड में यही आएगा, यार कस्टमर क्या चाहता है ना, क्या चाहता है कि क्या बनना चाहिए। जैसे मेरी कंपनी है, मान लो ड्रिंक्स में डील करती है, और मैं जानना चाह रही हूँ कि कस्टमर के लिए नया क्या लाया जाए, क्या लॉन्च कर दे। तो मुझे पता लगा ना कौन सा फ्लेवर उनको पसंद आ रहा है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं सर्वे करूँगी, जिसमें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं। इस केस में हम कंज्यूमर बिहेवियर का टूल यूज़ कर सकते हैं, उसका जो हमें ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कंज्यूमर कैसे बिहेव करते हैं, वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं एंड ऑल। और यहाँ पे हम डिमांड टूल यूज़ कर सकते हैं उसका, है ना। ये मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरीके से हम इसके प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि हाउ कंज्यूमर बिहेव एंड हाउ दे डिमांड। तो क्या कस्टमर डिमांड करता है, लाइक कस्टमर क्या चाहता है, मुझे पता लगाना है कि कौन सा फ्लेवर चाहता है। मैं सर्वे कराऊंगी, पूछूंगी, इंटरव्यू लूंगी, जिससे पता चले कि व्हाट दे वांट। इवन मैं पास सेल देखूंगी, पैटर्न क्या चल रहा है, कौन सी ड्रिंक की सबसे ज़्यादा डिमांड रही है, तो हम उस पर जा सकते हैं, या उससे लिंक कोई वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। ये डिसाइड करना कि क्या वो चाहते हैं, हाउ मच दे वांट, कितना चाहते हैं, क्वांटिटी देखना। पास्ट की सेल देखी मैंने कि ये वाला फ्लेवर बहुत ही क्वांटिटी में बिक रहा है, तो इसका मतलब आने वाले टाइम पे भी गर्मी है तो क्वांटिटी और बढ़ भी सकती है। तो ये सब पता लगाना कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, और क्या उनकी डिमांड फ्यूचर में चेंज होगी। लाइक जोमेटो वाले जब देखते हैं कि वीकेंड आने वाला या कोई फेस्टिवल आने वाला है, तो उनको पता रहता है कि ट्रेंड कि हाँ अब डिमांड बढ़ेगी, अगर ठंडी आ रही है तो खाने की अब शायद सब लोग घर में बना ले तो डिमांड कम होगी, है ना। या गर्मी आने वाली है तो कूलर्स की डिमांड बढ़ेगी। तो ये फ्यूचर ट्रेंड को एनालाइज करना इन सब में भी क्या करता है, मेरा इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। तो कस्टमर को बेसिकली समझने में हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स मदद करता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करने में भी हेल्प करता है। प्रोडक्शन डिसाइड मतलब ये डिसाइड करने में कि कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। अंधा नहीं मारेंगे कि इतना प्रोड्यूस कर लेते हैं, अरे हम देखेंगे। जैसे मुझे पता है मेरी बेकरी, मुझे पता है कि जब नॉर्मल डेज होते हैं लाइक मंडे ट्यूसडे एंड ऑल, मेरी 700 यूनिट ही बिकती हैं, बट जब वीकेंड होता है तो यूनिट 1500 पे जाती है। तो मैं मान लो कोई नॉर्मल डे है तो मैं क्यों 1500 यूनिट प्रोड्यूस करूँगी, बर्बाद होगा ना। तो ये पता लगाना कि कितना प्रोड्यूस करना है, एफिशिएंटली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक कौन सा मैथड बेस्ट होगा। लेबर, मान लो मेरे पास 3 वर्कर हैं, 3 वर्कर काम कर रहे हैं, तो मान लो 200 यूनिट बना पा रहे हैं। मैं मशीन ले आई तो अब एक मशीन हो गई और मैंने एक ही वर्कर रखा है, मैंने हटा दिए बाकी वर्कर, तो अब वो मशीन और वो वर्कर मिलके 300 यूनिट बना रहे हैं। तो इससे मेरा क्या हुआ, मेरे प्रोडक्शन एफिशिएंट हो गया और तेजी से काम होने लग गया, कम कॉस्ट में काम होने लग गया। तो इन सब में भी आपको इकोनॉमिक्स क्या करती है, मदद करती है कि आप इस तरीके के कॉम्बिनेशन लगा के चेक करो कि क्या फ़ायदा हो सकता है आपको। वेस्टेज अवॉइड करना, उतना ही प्रोड्यूस करना जितनी हमें लग रहा है डिमांड है ना, उस पैटर्न को एनालाइज करके। अदरवाइज जो आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर दोगे वो स्टॉक क्या होगा, अनसोल्ड रहेगा। मान लो मंडे को मुझे पता है कि 700 यूनिट आती हैं,
अरे अगर मान लो मैंने 1500 प्रोड्यूस कर दी तो 800 वेस्ट होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। तो ट्रेंड पैटर्न समझना जिससे ये डिसाइड कर पाए कि प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, इसमें भी इकोनॉमिक्स टूल्स आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट को मैनेज करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है इन कंट्रोलिंग अननेसेसरी एक्सपेंस। ये देखना कि अननेसेसरी, जैसे फिक्स कॉस्ट है मेरी कुछ, मान लो रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का 1000 है, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी जो मान लो 2000 है। अब मुझे पता है इस वेरिएबल कॉस्ट में मेरा कोई एक वर्कर ऐसा है जो भी खाली बैठा है, उसका कोई काम नहीं है ना, उतना प्रोडक्शन, उतनी डिमांड नहीं हो रही है, तो मैं आप मुझे अगर इकोनॉमिक्स को यूज करना तो मैं देखूंगी, स्टडी करूंगी मेरी फिक्स कॉस्ट क्या है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मैं कहाँ से पैसा बचा सकती हूँ। मान लो मुझे लग रहा है इस वर्कर को अभी नहीं नीड है तो हम नहीं रखते, क्यों हम पैसा दे रहे हैं, वहां से मैंने अपनी फिक्स कॉस्ट मान लो कम कर ली 200, ठीक है। फिर मुझे लगा कि रेंट जो है वो हमें कहीं और सस्ते में मिल सकती है स्पेस, तो हम वहाँ शिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस करने में, क्योंकि जब आप चेक करोगे, एनालाइज करोगे, तभी तो आप समझ पाओगे कि कॉस्ट कहाँ है, कितनी ज़्यादा है और कैसे हमें उसे कम करना है ना। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने में, लाइक हम अगर बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो हो सकता है पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाए। लाइक अभी हम 1000 यूनिट बना रहे हैं तो हमारी मान लो पर यूनिट को बनाने की कॉस्ट 20 रुपये आ रही है, अब हम 2000 बनाने लग जाए तो पर यूनिट को बनाने की कॉस्ट मेरी 5 रुपये आएगी। तो क्यों ना ये किया जाए कि बल्क में बनाए, क्योंकि डिमांड में मुझे लग रहा है, या हम स्टॉक को सेफली स्टोर कर सकते हैं, बाद में रिलीज कर सकते हैं, बट मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इन सारे डिसीजंस वगैरह लेने में ये हेल्प करती है। फिक्सिंग द राइट प्राइस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। मान लो ज़्यादा तुमने सेट कर दिया, कोई डिमांड ही नहीं करेगा, तो एनालाइज करना, इसके लिए तुम गेस वर्क भी कर सकते हो। गेस वर्क इन द सेंस ये नहीं कि अंदाजा मारो, इन द सेंस कि ट्रायल कर सकते हो कि 20 रुपये रखा तो डिमांड 1000 यूनिट की थी, जैसे मैंने 24 रुपये कर दिया, डिमांड 700 पे आ गई। अब मुझे पता अगर और बढ़ाऊंगी तो डिमांड और कम होने वाली है। तो ये पैटर्न समझ के मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि क्या प्राइस चार्ज करना रहेगा, और फोकस यही रहेगा कि आप प्राइस वो रखो जो यार 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लाइक मान लो डिमांड पे डिपेंड करेगा कि डिमांड ज़्यादा है तो तुम प्राइस थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो क्योंकि डिमांड है अभी, बट ये देख लेना इलास्टिक तो नहीं है कि वो कहीं और शिफ्ट कर जाए, है ना, ये भी समझना, ये भी इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा डिपेंड करेगा मेरी कॉस्ट कितनी है, इतना तो प्राइस नहीं रख सकते ना जो मेरी कॉस्ट से कम हो। मुझे बनाने में उसको 100 रुपये लगते हैं, मैं 50 में थोड़ी ना बेचूंगी या 90 में थोड़ी ना बेचूंगी 10 के घाटे पे, तो प्राइस को तो मेरा कॉस्ट भी इफेक्ट करेगा ना डिमांड के साथ साथ। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए डिसाइड करना कि प्राइस क्या रखना है, इलास्टिसिटी को डिसाइड करते हुए कि मान लो मैंने प्राइस ज़्यादा रख दिया और डिमांड गिर गई। इसीलिए जो कंपनियां होती है वो क्या करती है, सीजन देखती हैं कि कौन से सीजन में हम प्राइस बढ़ा सकते हैं, है ना, जैसे कि फेस्टिवल्स हो गए तो लोग अब डिमांड करेंगे। तो हेयर वी कैन डू समथिंग कि हम प्राइस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, और जब हमें लग रहा है डिमांड कम है तो हम प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है, तो उसमें मदद करती है। देन प्रॉफिट को प्लान करने में हेल्प करती है। फर्म एग्जिस्ट क्यों करिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब प्रॉफिट कितना मुझे चाहिए ये मुझे प्लान करना पड़ेगा, गेस वर्क नहीं कि इतना कर लेते कुछ भी हो जाए, नहीं, प्लान करना होगा। जैसे मेरे को पता है मेरी कॉस्ट क्या है 1 लाख, मुझे प्रॉफिट 50,000 रुपये तो चाहिए यार, मैं 1 लाख लगा रही हूँ तो मुझे चाहिए कि इसका 50% तो आई शुड कवर। तो अब मैं ऐसे समझूंगी कि मुझे रेवेन्यू फिर कितना चाहिए होगा। अगर 1 लाख की कॉस्ट है, 50,000 का प्रॉफिट, मतलब 1,50,000 रुपये कमाना है, तभी तो 50,000 बचेगा उससे 1 लाख की कॉस्ट निकल के। अब मुझे पता है कि प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट की यूनिट 500 रुपये में बिक रही है, तो मुझे कितनी सेल करनी चाहिए, 500 इंटू 300, मतलब कि 1,50,000, तभी तो हो पाएगा। तो ये डिसाइड करना कि कितनी यूनिट बेचे ताकि मेरा जो प्रॉफिट चाहिए मुझे वो हो जाए, इन सब की गणित में तुमको बिजनेस इकोनॉमिक्स मदद करता है। तो ये डिसाइड करने में कि प्रॉफिट कितना चाहिए, कितनी सेल करें जिससे वो प्रॉफिट हमें मिल जाए, इन सब की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने में, मदद करने में आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन डिसीजन, बिजनेस ये डिसाइड करता है कि नया स्टोर खोले कि वेट करे, है ना। तो ये तुमको तो लगेगा हाँ नया स्टोर खोलते हैं मज़ा आएगी, बट आप देखो तो कि उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, है ना, डिमांड है भी या नहीं है, कंपटीशन कितना है ना। एक्सपैंड करने में जो मनी इन्वेस्ट करेंगे वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना मेरे लिए सुटेबल रहेगा, किस एरिया में रहेगा, ठीक है। तो मार्केट की डिमांड स्टडी करना, मेरा प्रॉफिट जो मैं चाह रही हूँ क्या वो न्यू ब्रांच खोलने पे उतना आएगा या प्रॉफिट गिर भी सकता है
है ना। मान लो तुमने नई ब्रांच खोली, उसकी ओवरऑल तुम्हारी कॉस्ट बहुत बढ़ गई, तो जितना तुम कमा रहे थे उस पहली ब्रांच से, उसमें भी अब पहला वाला तो मान लो दूसरा ब्रांच चल नहीं पा रही है, तो उसकी भी कॉस्ट वही निकाल के दे रहा है। ऐसे देखते हो कि बहुत सारे बिजनेस में होता है। तो ये सब डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लिए जाते हैं, इसीलिए तो इसमें भी आपको इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल मदद करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट बताया भी था, छोटा सा है, कवर कर लेते हैं और हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स की ब्रांच को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है, ठीक है। जैसे एक फर्म कैसे डिसीजन लेगा, एक कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेगा, एक इंडस्ट्री, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होगा, ये इन सब की चीज़ों की स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। यहाँ पे हम जो भी टूल्स यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स के, वो एक यूनिट को लेके फोकस करते हुए यूज़ करते हैं डिसीजन लेने के लिए। जैसे एक मोबाइल कंपनी कैसे अपने प्राइस को डिसाइड करती है ना। ये कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है कि उसको कितनी यूनिट परचेज करनी है, एक प्रोडक्ट का प्राइस 20,000 रखना चाहिए, 30,000 रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सबको स्टडी करने में तुम्हारी माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करती है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रो इन नेचर, पढ़ा था हमने ना इससे पहले वाले पार्ट में, याद होगा आपको। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जो इकोनॉमिक्स को एज अ होल स्टडी करती है, मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रही है, ये पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रही है, एग्रीगेट टोटल वैल्यूज, लाइक एक पर्सन की इनकम नहीं, पूरे कंट्री के लोगों की इनकम, दैट इज नेशनल इनकम। एक प्रोडक्ट का प्राइस नहीं, पूरे कंट्री में प्रोडक्ट का प्राइस का लेवल क्या है, बढ़ रहा है ये, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक पर्सन की जॉब का नहीं, पूरे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, राइट। सो ये था माइक्रो एंड मैक्रो। सो दिस मच वाज इन दिस यूनिट, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।